हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक होगा प्रोटोजोआ। ये 11 का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन से संबंधित टॉपिक है। तो हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रोटोजोआ है, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह किस किंगडम के अंतर्गत आता है, कौन सा किंगडम प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ है ये आपका रिलेटेड है किंगडम प्रोटिस्टा से। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये आपके कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कितने ये वर्गों में बांट दिया गया है। इसको बांटा गया है क्राइसोफाइट, इसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड नंबर है यूग्लिनाइड, फोर्थ नंबर है स्लाइम मोल्ड, और फिफ्थ नंबर पे आपको एक वर्ग बनाया गया है इसमें प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। और इसी प्रोटोजोआ के बारे में आज हमको देखना है। ये जो प्रोटोजोआ है, ये जो ग्रुप बनाया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, इसमें हम कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटोजोआ है क्या। तो ये जो प्रोटोजोआ है, जो आपका प्रोटोजोआ है, ये आपका प्रोटोजोआ, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि प्रोटोजोआ आखिरकार किसे कहेंगे। तो प्रोटोजोआ का मीनिंग है एंशिएंट एनिमल। प्रोटोजोआ का मतलब है एंशिएंट एनिमल, ऐसे एनिमल जो बहुत पुराने हो, प्राचीन हो, उसे हम कहेंगे एंशिएंट एनिमल। ये नाम कहां से आया है? पहले जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो प्रोटोजोआ के या कहेंगे प्रोटिस्टा के सारे जीव आपको किंगडम एनिमिलिया में रखे जाते थे। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है आर.एच. विटेकर के द्वारा, तो किंगडम एनिमिलिया से प्रोटिस्टा को निकालकर एक अलग बना दिया गया, एक अलग किंगडम बना दिया गया। और उसमें ये आपके प्रोटोजोआ एक समूह है, वर्ग है आपका प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोआ के जीव हैं ये आपको एनिमल नहीं है, यहाँ पे मतलब इसका है एंशिएंट एनिमल, लेकिन ये एनिमल नहीं है, उसके जैसे दिखते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि नॉट एनिमल बट लाइक एनिमल। ये एनिमल नहीं है लेकिन एनिमल जैसे क्या है आपको दिख रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि एनिमल है नहीं, लेकिन एनिमल जैसे क्या है आपको दिखते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि ये जो प्रोटोजोआ के जीव हैं, ये सारे के सारे जो भी प्रोटोजोआ के जीव आएंगे ये सभी के सभी यूनिसेलुलर होंगे, एक कोश की। ये कंफर्म है कि इसमें जो भी जीव हैं यूनिसेलुलर है। और एक आपको इसमें पॉइंट और याद रखना है कि इनकी जो यूनिसेलुलर सेल है वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर जो सेल है इनकी, ये यूकैरियोटिक सेल है। न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपको देखना है तो न्यूट्रिशन इनमें हेट्रोट्रोफिक है, न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक है, यानी कि ये अपना जो भोजन है स्वयं नहीं बना रहे हैं, भोजन के लिए किसी न किसी पे आश्रित है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से है चाहे इनडायरेक्ट रूप से। आगे हम देखेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ है इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं तो उसको हम देख रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए 4 भाग कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका बनाया गया है अमीबॉयड। अमीबॉयड प्रोटोजोआ
या इसी का एक और नाम है सार्कोडाइन्स। एक और नाम दे दिया गया है सार्कोडाइन्स। और दूसरा है फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। थर्ड नंबर है सिलिएटेड। और फोर्थ नंबर है आपका स्पोरोजोआ। सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। अमीबॉइड, प्रोटोजोआ या सार्कोडाइन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें कौन क्या है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है अमीबॉइड प्रोटोजोआ या सार्कोडाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की, कहां पर रहते हैं। तो हैबिटेट इनका है फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और वेट सॉइल। ये फ्रेश वाटर में भी हैं, मैरीन वाटर में भी हैं और वेट सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा हो। ऐसी सॉइल है जहां पे पानी आपका है तो उसे हम कहेंगे वेट सॉइल। लोकोमोशन इसमें देखा गया है कि लोकोमोशन के लिए ऐसे कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन आपको एक स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। ये जो स्यूडोपोडिया हैं ये आपके कहेंगे कि यही लोकोमोशन में सहायता करते हैं। स्यूडोपोडिया क्या है? तो स्यूडोपोडिया जैसे कि हम यहाँ पे आपको यहाँ बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका, ये दोनों स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया का मतलब है कि यह फॉल्स लेग हैं आपके, यह वास्तव में या कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं, लेकिन ये लोकोमोशन में सहायता करता है। सहायता कैसे कर रहा है कि देखा गया है कि जो भी अमीबॉइड प्रोटोजोआ हैं या सार्कोडाइन्स हैं, इनमें ये स्यूडोपोडिया आपके बनते हैं और बिगड़ते हैं। एक निश्चित नहीं है, इनका जो आकार है, आकृति है, निश्चित नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। आगे इसमें देखा गया है कि सेल वॉल क्या है आपकी, अब्सेंट है। सेल वॉल यहाँ पर अब्सेंट होती है, लेकिन जो भी मैरीन वाटर में रह रहे हैं, जो भी मैरीन वाटर में रह रहे हैं, उनमें सेल वॉल की जगह पे सिलिका की लेयर पाई जाती है। बाहर की तरफ सिलिका की लेयर पाई जाती है। सेल वॉल अब्सेंट है, लेकिन सिलिका की क्या है, लेयर। और किन में है? मैरीन वाटर में। तो जब भी आपको ये लेयर्स दिखेंगी तो इन लेयर्स का कार्य है कि बाहरी जो भी बाहरी इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से क्या करना, इन ऑर्गेनिज्म को बचाना। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल है अमीबा और दूसरा है एंटअमीबा। ये जो एंटअमीबा है यह ह्यूमन के लिए यह नुकसानदायक है। ये पैरासाइट के रूप में रहता है ह्यूमन में, और इससे आपको अमीबियोसिस होता है। ह्यूमन में अमीबियोसिस होता है। आगे चलिए देखेंगे हम, सेकंड नंबर पॉइंट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है कि ये फ्री होकर रहना पसंद करते हैं, ये फ्री होकर रहना पसंद करते हैं लेकिन पैरासाइट है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट पैरासाइट। लोकोमोशन कैसा होगा, किस प्रकार से लोकोमोशन होगा इनमें, तो लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। लोकोमोशन फ्लैजिला से होगा और जो फ्लैजिला है वो एक या एक से अधिक की संख्या में होगा, 1 और मोर देन 1। फ्लैजिला आपका एक या एक से अधिक की संख्या में होता है। जो इसमें एक लेयर पाई जाती है, इनमें एक लेयर पाई जाती है पेलिकिल की, और जब भी आपको पेलिकिल की लेयर मिले तो ये पेलिकिल की लेयर है किससे बनी हुई होगी, तो प्रोटीन से, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे ट्रिपैनोसोमा। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। इसके कारण एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस, और यह डिजीज आपको अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखी गई है, क्योंकि वहां पर एक मक्खी होती है जिसका नाम है सी फ्लाई। टी यहाँ पे आपको साइलेंट है, सी फ्लाई। सी फ्लाई में क्या होता है कि ये जो ट्रिपैनोसोमा है पैरासाइट के रूप में है, और जब कभी भी आपको सी फ्लाई जो है मक्खी आपको काटती है तो उसके थ्रू क्या होगा, ये ह्यूमंस में ये प्रवेश कर जाता है, ह्यूमंस में ये चला जाएगा, और जिसके कारण एक इफेक्ट दिखता है कि जो भी ह्यूमंस हैं उनमें एक डिजीज आपको दिखेगी, या कहेंगे एक तरह से वीकनेस है। कैसी वीकनेस है, तो सोने की, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इसलिए हम इसको। और ये जो ओरिजिन है कहां पर है, तो अफ्रीका की ओरिजिन में ये सबसे ज्यादा देखी गई है। अब है हमारा लेशमानिया। लेशमानिया जो है इससे आपको होता है काला आजार। हिंदी में इसे कहते हैं काला ज्वर, लेकिन इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं काला आजार। ये क्या होता है कि एक सैंड फ्लाई नाम की आपकी मक्खी है, उसमें ये लेशमानिया पैरासाइट के रूप में रहता है, और जब ये सैंड फ्लाई जो मक्खी है मनुष्य को अगर काट लेती है तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, लेशमानिया ह्यूमंस में एंटर कर जाएगा, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जिसे हम कहते हैं काला आजार। थर्ड नंबर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें जियार्डिया। ये जो जियार्डिया है ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में रहता है, मनुष्य की आंत में रहता है। ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन का परजीवी है, पैरासाइट है। और इसे एक नाम दिया गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन। इसे कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। इसमें एक और एग्जाम्पल आपको देखना है ट्राइकोनिम्फा का। ट्राइकोनिम्फा का एग्जाम्पल आपको देखना है। एक एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा क्या है कि जो भी टर्माइट है, टर्माइट की
डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है। ये टर्माइट की डाइजेस्टिव ट्रैक में रहेगा। ये टर्माइट है आपका दीमक जिसे हम कहते हैं, और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका ये है। और करता क्या है, वहां ये क्या करेगा कि सेलुलोज का डाइजेशन करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में है और वहां पे ये सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। तो एक तरह से ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये इसके लिए फायदेमंद है। अगर ये नहीं रहता इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में टर्माइट के ट्राइकोनिम्फा, तो जो भी टर्माइट है लकड़ी का सेवन कर रहा है, और लकड़ी में क्या है आपका सेलुलोज, और उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो एक तरह से यह जो टर्माइट है या टर्माइट के लिए ट्राइकोनिम्फा क्या है, फायदेमंद है। चलिए आगे हम थर्ड नंबर वाला पॉइंट देखते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये हैबिटेट के बारे में आप देखेंगे कि सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैबिटेट क्या है, तो ये एक्वेटिक है, सभी जलीय है। लोकोमोशन कैसे होगा, तो लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता है। इनके बॉडी पे बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे, और सीलिया के कारण ये एक्टिव मूवमेंट करते हैं। एक्टिव मूवमेंट, बहुत ही तेजी से गति होती है, एक्टिव मूवमेंट होता है इनमें। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं गलेट। हम ये बताएंगे कि न्यूट्रिशन या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसे हो रही है, आपका जो फूड है वो इंजेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एक स्पेस है जिसे कहा जाता है गलेट, और जो भी सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैं इनके ऊपर ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर सीलिया है, और ये एक्वेटिक हैं, सारे के सारे जलीय हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड का पार्टिकल है, फूड का पार्टिकल है, तो ये सीलिया क्या है कि ये मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आउटर पार्ट में जो भी वाटर है यह एक दिशा में बहने लगेगा, और वो दिशा कौन सी है, गलेट की तरफ। ये जो आपका ये फूड पार्टिकल है यहाँ पर चलाएगा, और ये फूड पार्टिकल कैसे आ रहा है, सीलिया के मूवमेंट की सहायता से आ रहा है, और फिर वाटर करंट की सहायता से। सीलिया में मूवमेंट होता है और वाटर करंट आपका यहाँ पे बन रहा है, और ये फूड पार्टिकल क्या है, गलेट में आ जाता है, और गलेट में आने के बाद यह इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये हो गया आपका ये चीजें। अब हमको इसमें एग्जाम्पल देखना है कि एग्जाम्पल इसमें क्या है। तो एग्जाम्पल आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पर पैरामीशियम। पैरामीशियम आपका यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। पैरामीशियम के बारे में हमको कुछ चीजें देखनी है कि पैरामीशियम है क्या। तो पैरामीशियम के बारे में एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये 2 न्यूक्लियस किस कार्य के लिए हैं। तो देखा गया है कि ये 2 न्यूक्लियस हैं, इसमें एक बड़ा सा है जिसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा है जिसे कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। वर्क देख लीजिए कि मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस का क्या वर्क है। तो जो बड़ा सा है जिसे हम कह रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस, ये रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटी में, जो भी सेल में एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट सेल एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, रेस्पिरेशन है,
माइक्रो जो न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस, वो क्या करता है कि ये रिप्रोडक्शन में यूज होता है। इसका यूज है यूज इन रिप्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ जो भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है उस दौरान क्या होगा, यह यूज होगा। तो मैक्रो और माइक्रो दो न्यूक्लियस होते हैं इस पैरामीशियम में। जो मैक्रो है वो सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, मैक्रो आपका न्यूक्लियस यानी कि बड़ा जो न्यूक्लियस है, और जो छोटा न्यूक्लियस है जिसे हम कह रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियस, वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है। एक पॉइंट हमको यहाँ पे और देखना है, यहाँ पर पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कप्पा पार्टिकल्स अगर पैरामीशियम में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि आपका पैरामीशियम पॉइजनस होगा। और अगर एब्सेंट है तो उस दौरान क्या होगा, ये नॉन पॉइजनस। अगर कप्पा पार्टिकल आपका प्रेजेंट है तो पॉइजनस होगा, और एब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन पॉइजनस। ये जो कप्पा पार्टिकल है यहाँ पर पैरामीशियम में कहते हैं साइटोप्लाज्मिक। कप्पा पार्टिकल की वजह से पैरामीशियम में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो होता है। क्या होता है, तो कप्पा पार्टिकल की वजह से पैरामीशियम में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो होता है। अब हम अपना चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के जो भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे आपके पैरासाइट हैं, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट। लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पर, एब्सेंट है। स्पोरोजोआ के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके लाइफ साइकिल में, जैसे कि ये आपकी एक लाइफ साइकिल है, ये आपकी लाइफ साइकिल है, तो स्पोरोजोआ के सभी ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल में एक ट्रांजिशन स्टेज आएगी, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेज है वो स्पोर के रूप में होती है, स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ हमको देखना है कि ट्रांजिशन स्टेज क्या है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेज बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेज में स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है ये किसी न किसी अन्य जीव के लिए इन हानिकारक है, यह किसी न किसी जीव के लिए हानिकारक होता है। तो लाइफ साइकिल में इनके एक स्टेज आएगी जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेज। एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है कि ह्यूमंस को मलेरिया होता है, इसके कारण मलेरिया होता है किसमें, ह्यूमंस में। और ये प्लाज्मोडियम जो है किस स्टेज में होगा, तो जब ट्रांजिशन स्टेज आएगा उस समय क्या होगा, ह्यूमंस में अगर प्लाज्मोडियम आ जा रहा है ट्रांजिशन स्टेज में तो क्या हो जाएगा, एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। और ये मलेरिया कैसे होगा, तो ये जो प्लाज्मोडियम है पहले मॉस्किटो में रहता है, यह मॉस्किटो मच्छर में रहता है, और जैसे ही मच्छर आपको काटेगा तो ये प्लाज्मोडियम क्या होगा, मच्छर से आपके अंदर चला आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मोडियम है, इसके लाइफ साइकिल में होस्ट कितने हैं, तो 2 है। कितने होस्ट हैं, तो 2। तो आपको ये भी कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको पैरासाइट के जिनके लाइफ साइकिल में होस्ट कितने हैं, 2।
तो इस तरीके से हमने आज देख लिया कि ये प्रोटोजोआ कौन कौन है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं और ये किसके अंतर्गत आता है। आगे की वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।